वरिष्ठ कांग्रेस नेता वेंकटेश यादव और गड्डी अनारम संभाग कांग्रेस अध्यक्ष वेणुगोपाल यादव ने संसदीय चुनाव के उपलक्ष्य में सरस्वती नगर कॉलोनी में संभागीय चुनाव कार्यालय की स्थापना की। इस कार्यालय का उद्घाटन सुबह टीपीसीसी अभियान समिति के अध्यक्ष मधु याचकी गौड़ ने किया। संसद उम्मीदवार सुनीता महेंद्र रेड्डी ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, प्रत्येक मतदाता को उनके घर जाना चाहिए और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को समझाकर उनसे वोट का अनुरोध करना चाहिए। इस कार्यक्रम में प्रतियोगी विधायक एसवी कृष्णा प्रसाद, लिंगोजीगुड़ा पार्षद, जीएचएमसी फ्लोर लीडर धारपल्ली राजशेखर रेड्डी, आरएनडी कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष माधुरेड्डी रामी रेड्डी, टीपीसीसी प्रतिनिधि गाजी भास्कर यादव, वजीर प्रकाश गौड़, तुलसी श्रीनिवास, सेवादल नेता और अन्य महत्वपूर्ण नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कांग्रेस नेता वी हनुमंतराव ने कहा कि कांग्रेस के यह कहने के बाद कि हम जाति जनगणना कराएंगे, बीजेपी बात टाल रही है। उन्होंने कहा कि 10 साल तक मोदी ने अयोध्या निर्माण के अलावा कुछ भी विकास नहीं किया। बीजेपी कहते हैं कि आरक्षण और संविधान हटा देंगे। वीएच ने कहा कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो बड़ों के कमजोर वर्गों के साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो एससी, एसटी और बीसी के साथ न्याय होगा। उन्होंने आलोचना की कि मोदी डरे हुए हैं और पूरा विचार कॉर्पोरेट है। संसद चुनाव प्रचार के तहत कांग्रेस नेताओं ने पटानचेरू विधानसभा क्षेत्र में अमीरपुर मंडल में प्रचार किया। पटानचेरू निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस पार्टी प्रभारी कांटा श्रीनिवास गौड़ ने अभियान का संचालन किया। मेदक सांसद उम्मीदवार नीलम मधु के समर्थन में किशरेड्डीपेट गांव में अभियान चलाया गया। इस अभियान रैली के मुख्य अतिथि मंत्री कोंडा सुरेखा और डीसीसी अध्यक्ष निर्मला जग्गी रेड्डी थे। मेदक सांसद प्रत्याशी नीलम मधु को भारी बहुमत से जिताने को कहा। इस कार्यक्रम में पटेलगुड़ा गांव के उप सरपंच ज्ञानेश्वर अपनी टीम के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। पीरजादीगुड़ा नगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तुंगुर तुर्ती रवि की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक हुई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन नगर कांग्रेस नेता दरगाह दयाकर रेड्डी कांग्रेस में शामिल हुए। इस बैठक में चिकित्सा प्रभारी तोटकुरा वज्रेश यादव शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पार्षद, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। अगर बीआरएस लोकसभा चुनाव में राज्य में 10 और 12 एमपी सीटें जीतती है तो वह दिन आएगा जब केसीआर 1 साल के भीतर फिर से राज्य की राजनीति पर राज करेंगे। उन्होंने कहा कि 70 साल की उम्र में कूला टूट जाए, बच्चा जेल में हो, भले आश्वासन धोखा खा जाए और दूसरी पार्टी में चले जाए। उन्होंने पंचायतों से कहा कि जब मां जैसी पार्टी को कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो वे अलग रहें और खड़े रहें। केटीआर ने कहा कि हैदराबाद संयुक्त राजधानी या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि इसे रोकने की ताकत केवल बीआरएस के पास है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के पास संविधान को बदलने से रोकने को भी शक्ति है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी आलोचना की। केटीआर ने आरोप लगाया कि 2014 में बड़ा भाई मोदी ने वोट में धोखाधड़ी और धांधली की। अब छोटा भाई रेवंत पर 6 गारंटी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए उपकर वसूलने वाले केटीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विरोध जताते हुए कहा कि वो फिर से टोल शुल्क क्यों वसूल रहे हैं। बीआरएस नेता कार्तिक रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बदलाव फीका पड़ गया है और लोग जो भी कहते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। तेलंगाना समाज को धोखाधड़ी का एहसास हो सकता है। उन्होंने किसी भी सरकार का विरोध करने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों को कांग्रेस पार्टी की धोखाधड़ी का एहसास हो गया है और 6 गारंटियों में से किसी को भी ठीक से लागू नहीं किया गया है। लोगों को खेती, पीने का पानी और बिजली के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एमएलसी एल रमन्ना ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बुनकर मजदूर फिर से आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने हथकरघा उद्योग में संकट का कारण रेवंत रेड्डी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आए तो कपड़ा उद्योग पर से जीएसटी हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आए तो कपड़ा उद्योग पर जीएसटी हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब केसीआर सीएम थे तो उन्होंने हथकरघा श्रमिकों के परिवार को 50,000 रुपये का ऋण दिया था। उन्होंने कहा कि वह दशहरा बतकुमा उत्सव के लिए महिलाओं को साड़ियाँ देकर हथकरघा श्रमिकों के साथ खड़े थे। एल रमन्ना ने कहा कि हथकरघा श्रमिकों को 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का श्रेय केसीआर को जाता है। हैदराबाद के बेगम बाजार में राजस्थान समाज के तत्वावधान में एक बैठक आयोजित की गई। राजस्थान राज्य के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ हैदराबाद से सांसद उम्मीदवार माधवी लता के साथ मुख्य अतिथि थे। सांसद प्रत्याशी माधवी लता ने कहा कि हैदराबाद संसद की जनता 40 साल से थक चुकी है। उन्होंने कहा कि अब लोग बीजेपी की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमआईएम के हाथों हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में 40 साल से विकास नहीं हुआ है। जीतेंगे तो बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, हाईटेक सिटी, पीढ़ियों पुराना शहर विकसित करेंगे। अगर देश को और विकास करना है तो लोगों को एक बार फिर सरकार जितानी होगी। यह कहना है कि पूर्व केंद्रीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का, खेल मंत्री और वर्तमान राजस्थान राज्य उद्योग मंत्री। उन्होंने कहा कि पिछले यूपीए गठबंधन सरकार में देश की रक्षा व्यवस्था समेत सभी क्षेत्र तबाह हो गए थे और मोदी सरकार के 10 साल में रक्षा विभाग हथियार बनाने के स्तर तक विकसित हो गया है। हमारे देश से हथियार खरीदना। मलकाजगिरी से बीजेपी उम्मीदवार ईटेला राजेंद्र ने उप निर्वाचन क्षेत्र मल्लापुर में प्रचार किया। ईटेला ने मल्ला रेड्डी की टिप्पणियों का जवाब दिया। ईटेला ने कहा कि मल्ला रेड्डी ने अपने मन की बात पहले ही बिना छिपाए कह दी थी।
मरकजगिरी पार्लियामेंट में अलवाल के सुभाश्री गार्डन में सीपीआई के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक की। संयुक्त रंगारेड्डी सीपीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीपीआई द्वारा मजबूत की गई मरकजगिरी संसद के उम्मीदवार सुनीता महेंद्र रेड्डी को भारी बहुमत से जिताने का आह्वान किया है। सीपीआई खम्मम विधायक कोनमनेनी सांबाशिवराव और पूर्व विधायक चाड़ा वेंकट रेड्डी ने मुख्य अतिथि के रूप में बैठक में भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णा ने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीसी, एससी और एसटी आरक्षण पर स्पष्ट बयान देना चाहिए। और कृष्णा कहा कि बीजेपी पार्टी संविधान को बदलने और एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रही है। इस संबंध में गुज्जा कृष्णा के नेतृत्व में काचीगुड़ा में बीसी एसोसिएशन के नेताओं द्वारा आयोजित बैठक में आर कृष्णा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आरक्षण पर उचित नीतिगत बयान नहीं दिया है, फिर भी 13 बीसी यूनियन मांग कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी संवैधानिक आरक्षण पर स्पष्ट बयान दे। भाजपा पार्टी 10 साल से केंद्र में सत्ता में है और उसने बीसी को एक छोटी सी भी योजना नहीं दी है। उन्होंने मांग की कि बीसी जनगणना में तुरंत जाति जनगणना कराई जाए और आबादी के हिसाब से शिक्षा और नौकरी में आरक्षण बढ़ाया जाए। हाईकोर्ट की जज माधवी देवी ने कहा कि आम चुनाव के दौरान लोगों को प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। नागरिकों को अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए और मतदान को एक त्यौहार के दिन की तरह करना चाहिए, छुट्टी की तरह नहीं। गांधीगुड़ी के तत्वाधान में केबीआर पार्क परिसर में नशेबाजी नहीं न ग्रीन बैग के नारे के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हाईकोर्ट जज माधवी देवी थी। इस मौके पर झंडोत्तोलन के साथ साथ उन्होंने मतदाता जागरूकता का संकल्प भी लिया। हाईकोर्ट के जज भीमापाका नागेश ने कहा कि कई लोग डायबिटीज़ के मामले में 1 या 2 टैबलेट से लेकर एक डिब्बे में कुछ टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टरों को इस बारे में सोचना चाहिए और कम दवाओं से इस बीमारी के स्तर को कैसे कम किया जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। डियर डायबिटीज़ अकादमी ने पार्क हयात होटल बंजारा में अपना 13वां वार्षिक सम्मेलन डियर अपडेट 2024 आयोजित किया। हैदराबाद में रहने वाले ओंगोल निर्वाचन क्षेत्र के टीडीपी कार्यकर्ताओं की एक आध्यात्मिक सभा कुकटपल्ली के एनकेएनआर गार्डन में आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जनसेना समर्थित विधायक प्रत्याशी दामाचर्ला जनार्दन शामिल हुए। दामाचर्ला जनार्दन राव ने मतदाताओं को सुझाव दिया है कि लोगों को जगनमोहन रेड्डी को वोट देना चाहिए और जिन्होंने विधानसभा चुनाव में आंध्र राज्य को गिरा दिया है। ऊपर के पूर्व विधायक एनएसएस प्रभाकर ने कहा कि यह खुशी की बात है कि मंदकृष्ण माड़ीगालो बीजेपी के समर्थन में खड़े हैं। हैदराबाद के हाफसीगुड़ा में एमएमपीएस के राज्य नेता केसुलू माड़ीगा ने भाजपा उम्मीदवार इटेला राजेंद्र के समर्थन में प्रचार शुरू किया। फिल्मनगर का मूनशाइन पब विवादों का अड्डा बन गया है। हाल ही में पुलिस ने मूनशाइन पब की पार्किंग में गांजा बेच रहे युवकों को पकड़ा था। इससे पहले कि इस घटना को भुलाया जाए, बीती रात एक युवती के मामले में ड्रग माफियाओं के बीच झगड़ा होने के बाद पुलिस ने मूनशाइन पब पर निगरानी रख दी। राजनीति में होने वाले घटनाक्रम कुछ नेताओं की कुंडली बदल देते हैं। यह कल कुंडला चंद्रशेखर राव यानी केसीआर के विषय में स्पष्ट रूप से साबित हुआ है, जिन्होंने तेलंगाना राज्य के गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, और रेवंत रेड्डी जिन्होंने दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। अब कांग्रेस सरकार की मुखिया और तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी ने शपथ ली थी। कुछ ही समय में इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि इसके लिए केसीआर ही परोक्ष रूप से जिम्मेदार है। 2014 के चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर की कुटिल रणनीति के तहत रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अपनी इकलौती बेटी की शादी के अवसर पर रेवंत रेड्डी स्कॉट्स जमानत पे बाहर आए और तुरंत फिर से जेल गए। अगर ये घटना नहीं होती तो रेवंत रेड्डी को इतनी प्रतिकार की भावना नहीं होती। उनकी बेटी की शादी के भव्य तरीके से आयोजित करना असंभव बना दिया और उस दिन की घटनाओं को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उनके आक्रामक स्वभाव और वाकपटुता से प्रभावित होकर राहुल गांधी ने उन्हें पदोन्नति देते हुए टीपीसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया। रूप में रेवंत रेड्डी ने अपनी विश्व रूप दिखाई है। वहीं केसीआर की व्यूह रचनाओं से पतन की ओर से जा रही कांग्रेस पार्टी में रेवंत ने प्राण फूंक दिए। इस पृष्ठभूमि में इधर भारतीय राष्ट्रीय समिति और उधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई रणनीतिक गलतियों के साथ केसीआर के विकल्प के रूप में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पहचाना और समर्थन किया है। साथ ही लोगों ने रेवंत रेड्डी के नेतृत्व की सराहना की। वहीं ताज़ा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलने के बावजूद रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने से कुछ ताकतों ने 2 दिनों तक रोकने की कोशिश की। वहीं कुछ नेताओं जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से बड़े पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवारों को
जिताने की कोशिश भी नहीं कर सके। उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रचारित किया गया। वहीं स्वाभाविक रूप से केसीआर एंड कंपनी को रेवंत रेड्डी का मुख्यमंत्री बनाना पसंद नहीं है। वहीं आश्चर्य की बात है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी नहीं चाहते हैं कि रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने। वहीं जगन की मन में क्या है ये समझ के भाड़े का मीडिया तुरंत मैदान में उतर आया और ये प्रचार करने लगा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की समस्या जटिल हो गई है। राहुल गांधी ने वास्तविक नतीजों से पहले कांग्रेस के सत्ता में आने पर रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। कुछ नेताओं को इस बात की जानकारी है या नहीं, लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायक सीएम बनने की आस में दिल्ली गए। वहीं भाड़े की मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई। ऐसे समय में राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे गए और स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी के नाम की घोषणा बिना किसी शोर शराबे के शाम तक की जानी चाहिए। इसके बाद भट्टी विक्रमार्क और उत्तम कुमार रेड्डी, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की आशा रखने वाले, उनके बगल में बैठे और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं आखिरकार रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री का पद मिल गया है, जिसका उन्होंने लक्ष्य रखा था। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तेलंगाना की राजनीति में इतनी तेजी से उभरने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। क्या रेवंत रेड्डी उनमें से इतना जुनून और दृढ़ता पैदा करने के लिए केसीआर के प्रति आभारी होंगे या नहीं, यह अलग बात है। विषय में भी केसीआर ने इतनी कृतज्ञता नहीं दिखाई और उल्टा दुश्मनी बढ़ा ली है। वैसे भी रेवंत रेड्डी को जो मनचाहा पद मिला है, अब से उनका सफर कैसा रहेगा, अब सामने क्या चुनौतियां हैं, यह अब बहस का विषय है। रेवंत रेड्डी के आक्रामक स्वभाव और पटुता के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह एक गहरे स्वभाव के भी इंसान हैं। वह पहले ही तय कर लेते हैं कि कब क्या करना है, मुख्यमंत्री के तौर पर क्या करना है। इसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने तैयार कर ली है। वहीं संक्षेप में कहा जाए कि रेवंत रेड्डी दिखने में छोटे हैं लेकिन बुद्धिमत्ता में मोटे हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी को केवल बहुमत ही मिला है। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी विधायकों के बीच तालमेल बिठाकर आगे चलने की है। वहीं पिछले 9.5 सालों में बिना किसी लज्जा के अनेक नेता दल बदल हुए। ऐसे में नेताओं को सत्ता के बिना विपक्ष में रहना बेकार दिखने लग गया। इसके साथ ही ऐसे नेता भी है जो अपनी ही पार्टी में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये नेता कभी भी बगल में नश्तर बन सकते हैं। वहीं काडयम श्रीहरि के मुताबिक अगर बीजेपी और मजलिस पार्टी के सदस्यों को शामिल कर लिया जाए तो केसीआर की ताकत 54 हो जाएगी। अगर सीपीआई सदस्यों को शामिल कर लिया जाए तो कांग्रेस की ताकत सिर्फ 65 है। तत्पर यह है कि यदि 6-7 विधायक एकजुट हो जाए और बाजू की तरफ देख ले तो सरकार गिर सकती है। भले ही रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी का कितना भी समर्थन हो, लेकिन अब एकमात्र चीज मायने रखती है कि वह एक विधायकों का समर्थन है जो नेता चुनाव से पहले बीआरएस में शामिल होने के लिए तैयार थे और केसीआर के साथ गलत समझौता किया, वे भी कांग्रेस पार्टी की ओर से जीते हैं। इस कारण रेवंत रेड्डी के सामने इस समय स्थिर सरकार प्रदान करना आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति है। अब सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी से चुनौतियों का सामना करने के लिए बीआरएस से दल बदल को प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। वहीं कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश केसीआर बंद नहीं करेंगे। ये बात रेवंत रेड्डी भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री रेवंत की ओर से बीआरएस की ओर से कुछ विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराने की कोशिश की और कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो रेवंत रेड्डी को दोषी ठहराने की नैतिकता केसीआर बहुत पहले ही खो चुके हैं। वहीं अगले चुनाव तक बीआरएस को नेस्तानाबूद कर बीजेपी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरने की कोशिश कर सकती है। एक तरह से जितनी मुश्किलें रेवंत रेड्डी को सरकार बचाने की है तो उतनी ही परेशानी केसीआर को अपनी पार्टी को बचाने की है। तेलंगाना राजनीतिक चेहरे पे स्पष्टता पाने के लिए हमें लोकसभा चुनाव का इंतजार करना होगा। वहीं संबंधित पार्टियों का भविष्य अगले 3 से 4 महीने में होने वाला है। लोकसभा चुनाव में जनता के फैसले पे निर्भर करेगा। वहीं लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आकर्षण से भाजपा अच्छी खासी सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अधिकांश सीटें जीतने की कोशिश करेगी क्योंकि वह राज्य में सत्ता में है।
इन दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ बीआरएस ही फंसा हुआ है। यदि वह सम्मानजनक संख्या में सीटें नहीं जीतती है तो लोकसभा चुनाव के बाद बीआरएस का भविष्य सवालों के घेरों में होगा। अगर केसीआर कुल 17 सीटों में से कम 6 सीट नहीं जीतती है तो उनके लिए पार्टी को बचाना मुश्किल होगा। इस चुनाव में जीतने वाले 39 विधायकों में से कुछ लोकसभा चुनाव के बाद दल बदल की संभावना अधिक है। तभी एक तरह रेवंत रेड्डी के लिए चुनौती है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाले कुछ ही दिन हो गए हैं, लेकिन अभी से ही उनके फैसलों में तेजी दिखने लगी है। समय का सहा पालन कर रहे हैं। वहीं प्रगति भवन का प्रजा भवन में बदल दिया और लोगों को अपनी समस्याएं व्यक्त करने का अवसर दिया है। रेवंत रेड्डी को इस समय प्रजा दरबार लगाने और बिजली विभाग के कामकाज की समीक्षा करने और मंत्री परिषद की पहली बैठक में कुछ सख्ती बरतने और स्मार्ट फैसले लेने के लिए प्रशंसा हो रही है। वहीं शेषाद्री को मुख्यमंत्री कार्यालय का मुख्य सचिव नियुक्त करना उनका एक और अच्छा निर्णय है। वहीं शेषाद्री के एक ईमानदार और सीधे इंसान के रूप में अच्छी पहचान और प्रतिष्ठा है। जब राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे तब शेषाद्री जो रंगा रेड्डी के कलेक्टर के रूप में काम किए थे, वहीं सरकार की नीति से अलग हो गए हैं। वहीं शिवधर रेड्डी को इंटेलिजेंस चीफ नियुक्त करना भी एक सही कदम है। हालांकि यही शिवधर रेड्डी खुफिया प्रमुख थे तब रेवंत रेड्डी वोट के बदले नोट मामले में फंस गए थे। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर को सहज ही शिवधर रेड्डी पर संदेह हुआ और उन्हें बिना किसी महत्वपूर्ण वाले पद पे स्थानांतरित कर दिया गया। फिलहाल रेवंत रेड्डी के पास मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने और लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए केवल 3 से 4 महीने का समय है। तब तक इस पार्टी के विधायक और जनता रेवंत रेड्डी पे कड़ी नजर रखेगी। इस दौरान रेवंत रेड्डी को यह दिखाना होगा वह कौन है और उनकी प्राथमिकताएं क्या है। वहीं रेवंत को ये सिद्ध करना होगा कि वह केसीआर से भी एक बेहतर नेता है। वहीं संयुक्त आंध्र प्रदेश में पदयात्रा करके मुख्यमंत्री का पद हासिल करने वाले राजशेखर रेड्डी भी सत्ता में आने के बाद एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। वह राज्य कांग्रेस में एक निर्विवाद नेता बन गए हैं। वहीं मौजूदा स्थिति की तुलना उस स्थिति से नहीं की जा सकती है जब राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री बने थे। जब वाईएसआर मुख्यमंत्री बने तब तक कांग्रेस पार्टी में सबसे मजबूत नेता माने जाने वाले नेताओं का निधन हो चुका था। बाकी बचे नेताओं को वाईएसआर ने रौंद कर रख दिया। वहीं चाना रेड्डी और दिवाकर रेड्डी जैसे लोगों को कैबिनेट से हटा दिए गए हैं तो तभी कोई सवाल करने की स्थिति नहीं थी, चूंकि केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, इसलिए कोई भी नेतृत्व को धिक्कार नहीं करते हैं। अब रेवंत रेड्डी के पास ऐसी कोई लचीलापन नहीं है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ऐसी स्थिति में है जहां उन्हें कांग्रेस पार्टी को जीवित रखते हुए खुद को मजबूत करना होगा। वहीं कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ होने के नाते उनका मुकाबला उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमार्क से है। वहीं इस कारण मुख्यमंत्री को तब तक विनम्र रहने की जरूरत है जब तक स्थिति उनके पक्ष में ना हो जाए। वहीं कुछ मामलों में जो लोग मुख्यमंत्री के पद पे रहते हैं उन्हें पद पर बने रहने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं जो वे नहीं करना चाहते। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी में अधिक है। यदि आप पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को देखें तो वह शांत और सहमति रहने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करने का ये सही समय नहीं है। रेवंत रेड्डी को फिलहाल संयम और समन्वय से काम लेना चाहिए। केवल लोकसभा चुनाव तक ही नहीं, उसके बाद भी लोकतांत्रिक शासन प्रदान करने के एक मजबूत नेता बनाने का प्रयास करना होगा। वहीं रेवंत रेड्डी का राजनीतिक जीवन अभी भी 2 दशक का है। सरकार को स्थिर करने के अलावा अगर वे इस कार्यालय तक ऐसे ही जारी रखते हैं तो कांग्रेस पार्टी में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व को कोई धोखा नहीं होगा। वे एक शक्तिशाली नेता हो जाएंगे। वहीं उम्मीदवारों के चयन के दौरान भी उन्होंने समझौता करने की प्रवृत्ति दिखाई है। वहीं पटेल रमेश रेड्डी को सूर्यापेट में अपने खास व्यक्ति पटेल रमेश पार्टी को टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। वहीं रेवंत रेड्डी जानते हैं कि लक्ष्यों के प्राप्ति में समझौता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुख्यमंत्री के तौर पर भी वह काफी मेहनत से काम कर रहे हैं। यही वजह है कि मंत्रालयों के बंटवारे में भी उन्होंने पार्टी नेतृत्व के आदेश के मुताबिक ही काम किया है। दरअसल विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री के विवेक